हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले वो ग्राम विकास अधिकारी का जो प्री वाला जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था इवनिंग वाला, उसकी अपन चर्चा करने वाले। इसमें ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा गया, राजस्थान ज्योग्राफी भी, इसके अलावा भारत की हिस्ट्री के भी आपको सवाल मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना आपको, ठीक है। सूची 1 सूची 2 आपको दे दिए, ठीक है। अब इसका अपन मिलान कर लेते हैं। तो इसका अपन मिलान करते हैं। मिलान करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा इसके अंदर जो है खमसिन जो हवाएं चलती है वो मिस्र में चलती है। कहाँ चलती है भाई? खमसिन का जो संबंध है मिस्र से है, जबकि बोरा का जो संबंध है ना वो एड्रियाटिक सागर से है। और लू का जो कि आपके उत्तरी भारत के मैदान से हो जाएगा। हर मटन जो कि पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। तो कुछ हवाओं के बारे में अपन देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक आपकी होती है हबूब। हबूब जो आपकी हवा चलती है ना, ये गर्म हवा है। कौन सी हवा है? एक तो आपको याद रखना गर्म हवा है। दूसरी जो आपके कहाँ चलती है तो सूडान में चलती है। कहाँ चलती है? सूडान में। ये आपको याद रखना, ठीक है। उत्तरी पूर्वी सूडान और विशेषकर खार्तूम के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी होती है, जिसके कारण दिखाई देना भी कम हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश भी होती है। ये विशेषकर मई और सितंबर के महीने में दोपहर के बाद चलती है। हबूब का जो अर्थ होता है ना, हबूब का यानी पानी का बुलबुला होता है। हबूब का अर्थ क्या होता है? पानी का बुलबुला। अब अपन देख लेते हैं दूसरी हवाओं के बारे में। देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अपन जो बात कर लेते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको किसकी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं अब किसकी, तो बोरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपना जो कौन सा है, बोरा। तो बोरा जो हवा चलती है कहाँ चलती है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बोरा हवा आपकी कहाँ चलती है। नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो मैं ही आपको बता देता हूँ। बोरा जो हवा चलती है ना आपकी, ये इटली और हंगरी में चलती है। कहाँ चलती है? इटली और हंगरी के अंदर चलती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? इटली और हंगरी में चलती है। ये बोरा जो है युगोस्लाविया और एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा को कहा जाता है। और इटली के उत्तरी भाग और उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी हवाओं को बोरापन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। देखो कौन सी हवा की मैं आपके बारे में बता ही देता हूँ आपको। हरमटन के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हरमटन जो हवा आपकी, देखो हरमटन सहारा मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। हरमटन हवाओं के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट हरा भरा हो जाता है और गिन्नी के तट पर इस प्रकार की हवा को डॉक्टर हवा, ठीक है, डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया आपका? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वायु इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर और फारस की खाड़ी के उत्तरी पूर्व में शामाल कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ मिस्ट्रियल जो आपकी हवा चलाती है, एक तो ये ठंडी हवा है, दूसरी स्पेन और फ्रांस में चलती है। और ये मूलतः स्पेन और मूलतः फ्रांस की रोन घाटी में जाड़े यानी ठंडी में चलने वाली एक ठंडी हवा है। इसके अलावा मैं एक हवा आपको बताता हूँ। देखो सोलानो जो हवा चलती है सहारा मरुस्थल में चलती है। कहाँ चलती है? गर्म और आर्द्रता युक्त होती है। सोलानो एक पूर्व से दक्षिण पूर्व में हवा है जो कि वसंत और गर्मियों में जून से सितंबर ये जिब्राल्टर के जल डमरू के ऊपर से अफ्रीकी तट और अक्सर बारिश के साथ कभी कभी ये धूल के साथ भी गर्म हवा ले जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के काल के अंदर मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया, ठीक है। इसका जो इसे तख्त ताउस के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना तख्त ताउस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है।
और इसे मयूर सिंहासन क्यों कहा जाता है कि मयूर सिंहासन इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे वाले हिस्से में दो शानदार मोर की वो जो है फोटो आपकी यानी चित्रकारी करी हुई है, मयूर की यानी आकृति बनाई हुई है, ठीक है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। मयूर सिंहासन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में दो नाचते हुए मोर आपको दिखाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो इस सिंहासन को बनाने में कुल 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ठीक है। और उसे दिल्ली के नादिर शाह, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली की सारी धन दौलत समेटने के साथ ही वो सिंहासन तख्ते ताऊस को भी हीरे जेवरात से ही लूट कर ले गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसका जो प्रमुख देखो इसका जो वास्तुकार था ना मयूर सिंहासन का, वो कौन था, बेबादल खां या बेदखल का, ठीक है, दोनों नाम आते हैं आपके, एक तो बेबादल खां कह सकते हो आप, दूसरा बेदखल का भी आप कह सकते हो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो छोटा सा और मैं आपको बता देता हूँ। मयूर सिंहासन की मैं लंबाई की बात करूँ तो 3.5 गज तो लंबा है, 2 गज ये चौड़ा है और 5 गज ये ऊंचा है, ठीक है। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना हुआ है ये मयूर सिंहासन पूरा, ठीक है। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं, उसमें बाहर और भीतर अद्भुत मीनाकारी और अनुपम पच्चीकारी की गई है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके वजन की बात कर लूँ तो 21 मन और 20 सेर इसका वजन है। उस समय का मन यानी आजकल यानी 14 सेर होता है। उसमें कई हजार कारीगरों ने 7 बरस में इसको बनाकर तैयार किया था। कितने बरस लगे थे, 7 बरस लगे थे, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। अधोलिखित में से कौन सा स्थान और विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो रोहिलखंड के जो नेता थे वो बिल्कुल खान बहादुर खान थे, बिल्कुल सही। इलाहाबाद से आपके 1857 की क्रांति के जो नेता थे लियाकत अली थे। झांसी से आपके लक्ष्मीबाई थे। लेकिन कानपुर से जो है ना, कानपुर से बेगम हजरत महल नहीं थी। तो सर कानपुर से कौन थे, तो देखो कानपुर से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके कौन थे, एक तो थे आपके नाना साहब। कानपुर का जो संबंध है वो किससे, नाना साहब से, ठीक है। दूसरे जो थे ना आपके कौन से थे, तो राव साहब थे, राव साहब। इसके अलावा कानपुर से और कौन लड़े थे, तात्या टोपा और अजीमुल्ला खान का भी संबंध। अजीमुल्ला जो खान थे ना वो नाना साहब के मुख्य सलाहकार थे, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा बेगम हजरत महल का जो संबंध है, बेगम हजरत महल लखनऊ से क्रांति लड़ी थी। कहाँ से लड़ी थी भी, बेगम हजरत महल का जो संबंध है ये लखनऊ से है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जैसे कि दिल्ली से अपने बहादुर शाह जफर थे और नेतृत्व इनके सेनापति ने किया था बख्त खान है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फैज़ाबाद से जो थे ना, फैज़ाबाद से वो मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। और फर्रुखाबाद की मैं बात कर लूँ तो तुफजल हसन खान थे। कौन, तुफजल हसन खान। बिजनौर से मोहम्मद खान थे। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान थे। बरेली से खान बहादुर खान मैंने आपको बता दिया। मंदसौर से फिरोज शाह थे। ग्वालियर और कानपुर से तात्या टोपे थे। जबकि असम से मणिराम थे। असम से कौन थे भी, मणिराम। और उड़ीसा की बात कर लूँ तो राजा प्रताप सिंह थे। कौन थे, राजा प्रताप सिंह। और कुल्लू की मैं बात कर लूँ तो जय दयाल सिंह थे। कौन थे भाई, जय दयाल सिंह थे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हरदयाल सिंह और जय दयाल सिंह दोनों ही कुल्लू से क्रांति लड़ी थी। इसके अलावा राजस्थान से कौन थे, तो राजस्थान से तो अपने बहुत सारे शासक थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। इसके अलावा देखो मथुरा से एक तो सेवी सिंह और कदम सिंह मथुरा से थे। गोरखपुर से भी सेवी सिंह और कदम सिंह ने ही नेतृत्व किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो बम रसिया जो नृत्य है ना, ये कहाँ थी, अलवर और भरतपुर का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अब बम रसिया नृत्य के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। देखो बम रसिया नृत्य आपके अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध लोक नृत्य। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसमें महिला का कोई हिस्सा नहीं होता। पुरुष प्रधान नृत्य फाल्गुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किसी भी चौपाल पे ये किया जाता है, ठीक है। इसमें बड़े नगाड़े जिसे बम कहा जाता है, नगाड़े जो बड़े नगाड़े होते हैं ना उन्हें बम कहा जाता है। और 2 मोटे डंडों से इसको बजाया जाता है। एक नर्तक दल को 3 भागों में बांटकर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अलवर भरतपुर में किया जाता है, पुरुष प्रधान द्वारा किया जाता है। फाल्गुन की मस्ती और नई फसल के आने में किया जाता है। प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र, एक तो आपका बम होता है इसीलिए इसका नाम बम रसिया रखा है, ठीक है। दूसरा थाली होती है, चिमटा होता है, ढोलक भी बजाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राव जेतसिंह और चंद,
राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? तो राव जेतसिरो छंद के जो रचयिता है वो बिट्टू सूजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राव जेतसिरो छंद एक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना बिट्टू सूजा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बिट्टू सूजा के द्वारा। इसकी जो भाषा है ना वो डिंगल भाषा, आपको याद रखना। ठीक है, डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। ठीक है, और बीकानेर के जो मुगल बादशाह के जो बाबर के पुत्र थे ना, शहजादा कामरान के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है, शहजादा कामरान और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के समय जो युद्ध हुआ था, जिस आक्रमण की जानकारी आपको राव जेत सिंह छंद में मिलती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है ये रहा, बहुत शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आज मैं आपको कृषि जलवायु खंड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपने शायद पहली बार सुने होंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार, ठीक है, पहले ये योजना आयोग था, फिर नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि जलवायु खंडों को बांटा? पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा। कितनों में? 15 में। और राजस्थान कौन से कृषि जलवायु खंड में आता था? ये सवाल आरपीएससी द्वारा पूछा गया कि 14वें, कौन से में? 14वें कृषि जलवायु खंड में आपका राजस्थान आता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भारत के 8वें शस्य जलवायु खंड में आता है। कौन से में आता है? 8वें में। ठीक है, किसकी बात हो रही? दक्षिणी पूर्वी पठार की बात हो रही है। इसके अलावा भारत में कुल शस्य पारिस्थितिकी तंत्र के कितने जोन है, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो कितने? तो 20 आपको याद रखना है। ठीक है, कितने शस्य पारिस्थितिकी के है? तो 20 जोन है। इसके अलावा ICAR के अनुसार 131 शस्य जलवायु खंड है राजस्थान में। कितने? राजस्थान में पूरे भारत में कितने? 131। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था सवाल में पूछा हुआ 1 सी, और सबसे छोटे की बात कर लूँ तो 4th बी। कौन सा हो जाएगा आपका? 4th बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और राजस्थान कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा हुआ? तो आपको पता 10 कृषि जलवायु खंड में बटा हुआ। ठीक है, राजस्थान के कर्षित क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो 3rd बी है। आपको याद रखना कौन सा है भाई? 3rd बी। किस आधार पे? वापस से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना, अच्छे से अपने नोट्स में ऐड करना आप। राजस्थान में कर्षित क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपका 3rd बी है, जबकि राजस्थान में सबसे कम कर्षित क्षेत्रफल वाला जो जलवायु खंड है वो 4th ए है। कौन सा हो जाएगा आपका? 4th ए। क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कौन से खंड में आता है आपका? तो ये 1st सी के अंदर आता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन से जलवायु खंड में आता है? तो 4th ए में आता। कौन से में आता? आपको याद रखना 4th ए में। इसके अलावा देखो, काजरी आपका कौन से खंड में आता है? तो ये 1st ए में आता है। ठीक है, काजरी 1st ए में आता है, जबकि आफरी भी आपका कौन से जलवायु खंड में आएगा? ये भी 1st ए में आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये किस में आता है? तो ये आपके 3rd बी के अंदर आता है। कौन से जलवायु में आता है? 3rd बी के अंदर आता है। इसके अलावा सर्वाधिक अन्न उत्पादन यानी गंगानगर जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में आता था? आपका 1st बी में आता। किस में आता? 1st बी में आता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, सीधे एग्जाम में बनेंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे आर्द्र कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो 5th है। कौन सा है? 5th हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक पशुधन कौन से जलवायु खंड में है? तो 1st ए में आपका। ठीक है, जिसमें बाड़मेर आता है आपका 1st ए के अंदर है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ क्षेत्रफल बता देता हूँ। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र में से देखो 46.79% में मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, मोटे अनाज वाली फसलें होती है, जबकि 13.76% में, ठीक है, तिलहनी फसल होती है, जबकि 12.35% पर दलहनी फसल होती है, और 27.10 क्षेत्र पर आपका गन्ना, कपास, मसाले और सब्जियां बोई जाती है। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ मैं, 46.79% पे आपका मोटे अनाज धान होते हैं, जबकि 13.76 पे आपकी तिलहन की फसलें होती है, जबकि 12.35 पे आपकी जो होती है वो दलहनी फसलें होती है, और 27.10% क्षेत्र में आपका गन्ना, कपास और मसाले उगाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड फेमस ओल्ड फैथफुल गीजर इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जापान।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में बता देता हूँ, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फैथफुल गीजर अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते अपन। ओल्ड फैथफुल जो गीजर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक शंकु टाइप का गीजर है, ठीक है। इसका नाम 1870 में वॉसबर्न लैंगफोर्ड डोने अभियान के दौरान रखा गया था। ये पार्क पहला गीजर था जिसका नाम रखा गया था। ये एक उच्च पूर्वानुमानित भूतापीय विशेषता है जो कि 2000 के बाद से हर 44 मिनट से 2 घंटे में विस्फोट होता है। हर 44 मिनट से 2 घंटे में विस्फोट होता है। गीजर के पास ही ओल्ड फैथफुल इन भी आपका और ओल्ड फैथफुल हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा भी ये है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में मैंने सारे कथ्य आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये करंट का सवाल था, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बस्सी आपका चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही सुमेलित है। रावली टोडगढ़ जो है आपका ये बिल्कुल पाली अजमेर राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फुलवारी की नाल उदयपुर में पड़ती, कहाँ पड़ती, उदयपुर में। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर करता हूँ। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय, कौन सा हो जाएगा, जो आपका है ना राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थल वाला जो रेगिस्तान और बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी जो कुल कितना क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3162 है। उसमें से देखो जैसलमेर में कितना फैला हुआ, तो 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में फैला हुआ, बाकी आप देख लो 1262 जो फैला हुआ आपका ये बाड़मेर में फैला हुआ। क्लियर हो गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 1900 ये आपका जैसलमेर में, बाकी 1262 ये आपका बाड़मेर में पड़ता है। जबकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना आपका बंद बारेठा जो कि कहाँ पड़ता है आपका भरतपुर में पड़ता है, अलवर में नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद ये अपना सबसे बड़ा हो गया। तो अब मैं सबसे छोटे की बात कर लेता हूँ। तो सबसे छोटा जो है ना अपना सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सरिस्का ए, सरिस्का ए। आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, सरिस्का ए, सरिस्का ए जो कि अलवर में पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है ना 3 वर्ग किलोमीटर है और पूरा क्या हो तो 3.01 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ रावली टोडगढ़ की। देखो शानदार विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आपने सुनेगी। रावली टोडगढ़ एक ऐसा राजस्थान का अभ्यारण्य है जो 3 संभागों में फैला हुआ है। कौन से 3 संभागों में फैला हुआ है, ठीक है। जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग, ठीक है। आप देख सकते हो जोधपुर संभाग का पाली इसमें आ गया, अजमेर संभाग का आपका अजमेर आ गया, जबकि उदयपुर संभाग का राजसमंद जिला आ गया, ठीक है। ये तथ्य आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बेहतरीन तथ्य और बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध करवाऊँगा। और दूसरा आपके सिलेक्शन का मामला है तो राजस्थान जीके में इतनी अच्छे करवा दूंगा आपके कि कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, राजस्थान का सबसे टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आरएस से लेकर राजस्थान का जो सबसे नीचे जो पियोन का एग्ज़ाम होता है वहाँ तक मैं आपकी पूरी राजस्थान जीके क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी प्रमाणिक बुक यानी ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा मैं प्रमाणित ही उपलब्ध करवाऊँगा। तो अब बढ़ जाते हैं अपन रावली टोडगढ़ के बारे में मैंने बताया था कि 3 संभागों में फैला हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये 512 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया ये इंपॉर्टेंट है, 1983 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य का जो नाम है इतिहासकार जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते कर्नल जेम्स टोड के ऊपर रखा गया। और ये क्यों फेमस है, या आपको बगेरा, जरक और नीलगाय आदि जानवर इस अभ्यारण्य में आपके पाए जाते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, रावली टोडगढ़ आपका हो गया। अब अपन बात करेंगे फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में पड़ता है। फुलवारी की नाल कहाँ पड़ता है आपका, उदयपुर में पड़ता है। इसको कब अभ्यारण्य घोषित किया, इसको भी 1983 में अभ्यारण्य आपका घोषित किया था, ठीक है। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया, 1983 में, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। और इसके अलावा ये कितने क्षेत्रफल में फैला, तो फुलवारी के जो नाल फैला हुआ है 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य की पहाड़ी से मानसी और वाकल नदियां निकलती है और सोम भी निकलती है। और यही अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी रहा है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, देखो कौन सा बस्सी अभ्यारण्य जो पूछा था, बस्सी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है।
ये अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के संगम स्थल के मध्य 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और इसे अभ्यारण्य इस अभ्यारण्य की कब घोषणा 1988 में से अभ्यारण्य बनाया गया था, ठीक है। और ये चीतल के लिए फेमस है, ठीक है। बस्सी जो अभ्यारण्य है ना आपका चीतल पक्षी के लिए फेमस है और ओरोई बामनी नदी के उद्गम स्थल पर बना हुआ है। और अभ्यारण्य मेवाड़ी राजाओं की शिकार के लिए प्रसिद्ध है। जो भी मेवाड़ के जो राणा था वो शिकार करने के लिए इसी अभ्यारण्य में जाते थे। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बंद बारठा अभ्यारण्य, जो कि आपका सवाल में पूछा गया था। बंद बारठा आपका अलवर में नहीं पड़ता, भरतपुर में पड़ता है। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? इसको जो अभ्यारण्य घोषित किया था 1985 में घोषित किया था। कब क्या? 1985 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 193 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है। ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जरख होते हैं ना, जरख के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में बारेठा नामक प्रसिद्ध झील भी है और ये भरतपुर बयाना के पक्षियों के लिए फेमस है। इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परिंदों का घर भी कहा जाता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। पहले आपको सम्मिलित करना, फिर आपको कूट बताना। देखो तालाब शाही कहाँ पड़ता है आपका? तालाब शाही आपका पड़ता है धौलपुर में, क्लियर। गैप सागर आपका डूंगरपुर में पड़ता है। हेमावास आपका पाली में पड़ता है। कढ़ाना बांध जो है आपका ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? देखो सबसे पहले एक का आपका हो जाएगा कौन सा? 3 के बाद फिर आपका हो जाएगा कौन सा? 4। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? कड़ाना बांध, फिर एक कड़ाना बांध जो आएगा आपका 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ठीक है। अब आप सुमेलित कर लो इसको। तो सबसे पहले 4 किस में दिया हुआ है? सबसे पहले आपका होगा तालाब शाही धौलपुर 3 2 में दिया हुआ। फिर आपका हो जाएगा गैप सागर डूंगरपुर में 4, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो बरबरी बकरी की नस्ल होती है, बिल्कुल सुमेलित है। चनोथरा आपकी भेड़ की नस्ल होती है, बिल्कुल सही है। कांकरेज आपका गोवंश होता है, बिल्कुल सही। लेकिन लोही आपकी भैंस नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सर लोही क्या होती है? लोही बकरी की नस्ल होती है, जिसे मारवाड़ी नस्ल भी कहा जाता है। ये दूध के लिए भी उपयुक्त है और मांस के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है लोही बकरी नस्ल को। इसके अलावा देखो मैं आपको 20वीं पशु गणना रिपोर्ट बता देता हूँ राजस्थान की, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 2012 की जो जनगणना थी उसके अंदर कितने मिलियन यानी कितने करोड़? 5.77 करोड़ राजस्थान में पशुधन था, ठीक है। जबकि ये 19वीं जनगणना थी, जबकि 20वीं जनगणना में कुल कितने हो गए? तो 20वीं जनगणना में घटकर 5.68 करोड़ पशुधन रह गया। तो सबसे पहले तो जो है आपकी 19वीं से 20वीं रिपोर्ट में कमी कितनी आई ये आपको बताना। तो कितनी कमी आ गई आपकी? ये जो कमी आ गई आपकी 1.66%। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपका, सीधा एग्जाम में छपेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो राजस्थान का जो भारत में पशुधन के मामले में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपका यूपी है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ राजस्थान में गोवंश में, तो 2012 के अनुसार 13.3 मिलियन थे, जबकि 2019 में बढ़कर कितना होगा? 13.9 मिलियन हो गया आपका, ठीक है। और छठे स्थान पर है, ठीक है। पूरे भारत में गोवंश के मामले में राजस्थान छठे स्थान पर है। और गोवंश में कितनी वृद्धि हुई थी? नई रिपोर्ट के अनुसार तो 4.41% की वृद्धि हुई थी, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं भैंसों की बात कर लेता हूँ। तो देखो 2012 में भैंसें जो थी ना वो कितनी थी? वो 13 मिलियन थी। कितनी थी? 13 मिलियन थी। और अब बढ़कर कितनी होगी? तो 13.7 मिलियन हो गई, ठीक है। और पशु और ये भैंसों के मामले में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। और कुल कितनी वृद्धि हुई? तो 5.53। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई ना वो इसी में हुई, भैंसों में, आपको याद रखना, राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं भेड़ की बात कर लेता हूँ, भेड़ों की भी बता देता हूँ। देखो भेड़ की जो पहले 2012 के अंदर 21.67 मिलियन आपकी भेड़ें थी, ठीक है। जो कि घटकर अब कितनी होगी? 20.84 मिलियन आपकी भैंसें भेड़ सॉरी गाइस, सॉरी मैं आपको बता रहा था, थोड़ा मैंने आपको गलत आंकड़ा दे दिया। वापस से बताता हूँ मैं भेड़ के बारे में। 2012 में भेड़ों की जो संख्या थी आपकी 9.1 मिलियन थी, और अब बढ़कर कितनी होगी? तो 7.9 मिलियन होगी। कितनी होगी? 7.9 मिलियन होगी, यानी घट गई है। तो भेड़ों में कुल कितनी कमी हुई? 12.95% की कमी आपकी आई है।
इसके अलावा मैं बता देता हूँ बकरी के मामले में देखो, बकरी 2012 की जनगणना जो हुई थी, पशु जनगणना, उसमें 21.67 मिलियन थी, जबकि 2019 में कितनी होगी तो 20.84 मिलियन होगी आपकी, ठीक है। बकरियों में कितनी कमी आई तो 3.81% की आपकी कमी आई। और राजस्थान में जो सर्वाधिक कमी आई थी ना वो गधों में आई, ठीक है। गधे 2012 में 0.81 मिलियन थे, इसकी तुलना में फिर 2019 में कितने हो गए 0.23 मिलियन ही पशु रह गए, ठीक है। और गधों के मामले में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। कुल कितनी कमी आई तो 71.31% कमी आई, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया, तो कब किया गया 16 दिसंबर 2019 को किया गया। कब किया गया 16 दिसंबर 2019 को आपका किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। ओहो, मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन छूटा था, नहीं, हाँ, स्वस्थ धरा खेत हरा का जो नारा है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, किसका है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये योजना कब शुरू हुई थी तो 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है। कौन से जिले से हुई थी तो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ जिले से। किसने शुभारंभ किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था, ठीक है। इसका जो थीम है यानी नारा स्वस्थ धरा खेत हरा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाने से राज्यों का सहयोग करना, ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन और नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा हर 2 वर्ष में लागू किया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर उसमें पोषक तत्वों में सुधार लाया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो डामोर जनजाति जो पाई जाती है अधिकतर आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में भी पाई जाती है, और सर्वाधिक जो पाई जाती है डूंगरपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत में ये निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में भी बड़ी संख्या में अनेक गोत्र डामोर रहते हैं, ठीक है। इसलिए राजस्थान में डामोर जनजाति की भाषा और रहन सहन में गुजराती का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो मुखिया होता है ना, इनके मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, मुखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके कुछ रस्म है जो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें एक तो बहु विवाह प्रथा है, यानी डामोर जनजाति में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है, अर्थात इस जनजाति के पुरुष एक से अधिक विवाह करते हैं, ठीक है। यानी एक ही व्यक्ति कम से कम 4 से 5 शादियां करता है। कितनी, 4 से 5 शादियां कर लेता है। प्रथा जो है दापा प्रथा क्या होती है, तो दापा प्रथा में इस जनजाति के जो विवाह है ना, मुख्य आधार वधु का मूल्य होता है, यानी वर पक्ष को कन्या के पिता को वधु का मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे दापा कहा जाता है, ठीक है। एक होता है चाडिया। इस जनजाति द्वारा होली पर जो आयोजित मनोरंजक जो कार्यक्रम होता है ना, उसे चाडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चाडिया, ठीक है। मोताना, ये क्या होता है, इसमें इसके अंतर्गत खून खराबे में जुर्माना वसूला जाता है आपका। एक होता है वडोतरा, मोताना प्रथा पर वसूली की जो राशि होती है उसे क्या कहा जाता है, वडोतरा कहा जाता है। इसके अलावा देखो मैं बताता हूँ, डामोर जनजाति के जो प्रमुख मेला, एक तो आपका छेला बावसी का मेला है और दूसरा ग्यारस की रेवड़ी है। छेला बावसी का मेला आपके गुजरात राज्य के पंचमहल नामक स्थान पर लगता है, जबकि ग्यारस की रेवड़ी जो लगती है, ग्यारस के रेवड़ी का जो मेला लगता है वो डूंगरपुर जिले में बढ़ता है अगस्त और सितंबर माह में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने रतवई लोक नृत्य संबंधित है, तो रतवई लोक नृत्य का जो संबंध वो मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रतवई नृत्य राज्य में मेवात के लिए प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में पुरुष और महिला मिलकर इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। और ये नृत्य हरियाणा के गुड़गांव और नूह और फिरोजपुर जिरका में भी किया जाता है, ठीक है। आपको इतना से याद रखना कि ये जो नृत्य है ना, ये युगल नृत्य, महिला और पुरुष दोनों साथ में करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पापूजी है ना, पापूजी, ये ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। अब पापूजी के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो राठौड़ परिवार में हुआ था, ठीक है, और कोलूमंड में हुआ था, ठीक है। कोलूमंड जोधपुर के निकट फलोदी के। इनके पिता का नाम दांदल जी है, इनका माता का नाम कमला दे है, ठीक है। इनका विवाह जो हुआ था उमरकोट के जो राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी ना, सुप्यारदे और फूलमदे, दोनों इनका नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और ये जब फेरे ले रहे थे ना, फेरे, तब इनके बहनों थे जिंदराव खींची, वो देवल चारणी की गायों को
देवल चारने की जो गाय थी उनको चुरा कर ले गए थे। तब इनके बीच देशुके या इनके बहनों और इनके मध्य युद्ध हुआ था 1286 में। कब? 1276 में, सॉरी 86 में नहीं, 1276 में, ठीक है। तब ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। इन्हें प्लग रक्षक भी कहा जाता है, ऊँटों को देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है वो पापू जी को जाता है। ऊँट पालक रायका रेबारी के जो आराध्य देव मानती है वो भी पापू जी को मानती है। किसे मानती है? पापू जी को मानती है, ठीक है। पापू जी में केसर काल में घोड़ी और बाई ओर झुकी हुई प्रसिद्ध पाक होती है, ठीक है, जिसे इसका जो बौद्ध चिन्ह होता है ना, वापस से बता रहा हूँ, पापू जी की केसर काल में घोड़ी और बाई और झुकी पाक के लिए फेमस है। और इनका जो बौद्ध चिन्ह है वो आपका क्या है? भालार। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? पापू जी का मेला आपका चैत्र अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये आपकी कोटा शैली की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोटा शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा उमेद सिंह के काल को माना जाता है, ठीक है। जबकि जो सर्वाधिक ये विकसित हुई थी ना, ये महाराव राम सिंह के काल में हुई थी, ठीक है। और कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार की मैं बात कर लूँ तो आपका डाड़ू राम, लच्छी राम, गोविंद राम, ठीक है, रघुनाथ, कौन सा? रघुनाथ और नूर मोहम्मद, ये 5 प्रमुख चित्रकार है कहा के कोटा शैली के। डाड़ू राम, लच्छी राम, गोविंद राम, रघुनाथ और नूर मोहम्मद, ठीक है। और रागमाला जो सेट है ना वो डाड़ू राम द्वारा चित्रित किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस कोटा चित्र शैली की विशेषता मैं आपको बता दूं तो देखो, मोर का चित्रण हुआ, हाथियों की लड़ाई हुई है, शिकार के चित्र है, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। कौन सी शैली में? कोटा चित्र शैली में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में जो नहीं पहना जाता, तिमणी आपका गले में पहना जाता है, कांठला आपका गले में, मांदली आपका गले में, लेकिन आंवला जो है ना, आंवला ये आपका पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों के अंदर पहना जाता है। तो पैर के सारे आभूषण मैं आपको बताता हूँ आज। देखो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी? पायजेब आपके पैरों में पहना जाता है, पायल आपकी पैरों में पहनी जाती है, रमजोल पैरों में पहना जाता है, नेवरी आपका पैरों में पहना जाता है, नूपुर आपका पैरों में पहना जाता है, पैंजनी आपका पैरों में पहना जाता है, टनका आपका पैरों में पहना जाता है, हिरणामैन आपका पैरों में पहना जाता है, लक्षण आपके पैरों में पहना जाता है, घुंघरू आपका पैरों में पहना जाता है, तेधड़ आभूषण, ये एग्जाम में पूछा हुआ, तेधड़ लोग सोचते हैं कि कमर में पहना जाता है तेधड़, लेकिन तेधड़ आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? पैरों में। और आंवला मैंने आपको बता ही दिया, कड़ा बता ही दिया, लंगर और झांझर भी आपका कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा देखो अनोट पोल, जंकारतन, टोड़ा साठ, मकियो, मसूरियो और हीरा नामी, ये सारे जो आभूषण आपके पैरों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? नरपेंद्र मिश्रा को। करंट का सवाल है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये रहा अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्वपन वासदत्त किसकी है? तो ये भास की है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अमर कोश जो हो जाएगा आपका अमर सिंह का हो जाएगा, ठीक है। काव्य मीमांसा आपकी राजशेखर की हो जाएगी। और वृहत कथा जो हो जाएगी आपकी गुणाढ्य की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गुणाढ्य की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सुमेलित कर लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। रिंदरोही किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से जरूर बताऊंगा, ठीक है। रिंदरोही जो रचना है ना वो किसकी रचना है? तो वो आपकी रचना है जो अर्जुन देव चारण की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिंदरोही और अर्जुन देव चारण का जो संबंध है ना वो जोधपुर के मथानिया गांव से है। कहाँ से है? जोधपुर के मथानिया गांव से। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इनकी 2 कविता संग्रह, एक तो रिंदरोही और एक आपका घर तो एक नाम है बरोसेरो। घर तो एक नाम है बरोसेरो, ये 2 इनकी कविता है। जबकि राजस्थानी कविता की मैं बात कर लेता हूँ। मांगत, पाखी, केईवार, पद्मिनी और कृष्ण कुमारी, ये राजस्थानी कविता है। वापस से बताता हूँ, मांगत, पाखी, केईवार, पद्मिनी और कृष्णा कुमारी। इसके अलावा देखो राजस्थान में हिंदी में अनुवादित इनकी जो कविता है ना, एक तो गोरी तुम्हारी गाता, वे भेजता है तुम्हें दुख, गहरे तहखाने उसका विलाप, अरगला ये पोथिया, तुम्हारे हौसलों के मार्ग, मेहंदी का अर्थ, आसरा उसके पास और मन, ये इनकी हिंदी की कविता है। वापस से एक बार आपको शेयर कर देता हूँ मैं। देखो गोरी तुम्हारी गाता, वह बेचता था दुख, गहरे तहखाने उसका विलाप, अरगला ये पोथिया, तुम्हारा हौसलों के मार्ग, मेहंदी का अर्थ, आसरा उसके पास और मन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 में किस पुस्तक, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? ये जो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं गाइस, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 23, पाल किसे कहते हैं? तो पाल जो कहते हैं वो भीलों की बस्ती को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था, यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, IIT बॉम्बे जो है ना वो 5G तकनीक का हिस्सा नहीं था। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी था, IIT मद्रास भी थी, हैदराबाद भी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है? तो रिंग्स ऑफ फायर जो अवस्थित है बिल्कुल आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है भाई? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक लाख का उत्पादन राज्य है, उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक लाख का जो उत्पादक होता है वो झारखंड में होता है। कहाँ होता? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बात करता हूँ, माही नदी का किनारा कहलाता है, यानी माही नदी का जो किनारा कहलाता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, छप्पन नहीं कहलाता, थली भी नहीं कहलाता, देवल भी नहीं कहलाता, आपका कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। कांठल का मैदान जो कि प्रतापगढ़ में, वो माही नदी का किनारा ही कहलाता है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधोलिखित राजस्थान में प्रमुख पशु मेले उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो श्री बलदेव पशु मेला आपका करौली में यही सुमेलित नहीं है। श्री बलदेव पशु मेला जो आपका लगता नहीं, कहाँ लगता है? तो ये आपके नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, विद्यन कंगार भूमिया हिस्सा है दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है, तो ये आपको बताना था। ये 2020 तक की पूछी, तो इसका जो आपका उस समय जो सही आंसर था कौन सा था? तो ये बिल्कुल 21,836 मेगावाट। कितना भाई? 21,836 मेगावाट, जो कि वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ आपकी, तो वर्तमान के अंदर कितनी होगी ये आपको बताना, ठीक है। वर्तमान के अंदर जो देखो मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान के अंदर जो राजस्थान की कुल बिजली क्षमता कितनी हो गई है, तो पवन ऊर्जा की जो वर्तमान होगी दिसंबर 2022 तक आपकी हो गई 4,442.145, ठीक है। ये पवन ऊर्जा की कुल क्षमता होगी आपकी। पवन ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी होगी? 4,442.145 दिसंबर 2022 तक ये अधिष्ठापित क्षमता होगी। पवन ऊर्जा कितनी होगी भी? इतनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लकुलिश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामाप्पा मंदिर। कौन सा मंदिर? रामाप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? राव राय सिंह को राजपुताना का कर्ण किसने कहा था? तो राव राय सिंह को जो राजपुताना का कर्ण कहा था वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो राय सिंह की मैं बात कर लूँ तो राय सिंह का जो कार्यकाल है ना, ये एग्जाम में पूछा गया था, 1574 से लेकर 1612 तक था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो इनको जोधपुर का प्रशासक कब बनाया था? 1572 में। ये सवाल भी पूछा हुआ, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो इन्हें प्रशासक बनाया था, कब बनाया था? 1572 में बनाया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, एक कठोली की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, जो कि गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन करने हेतु शाही सेना राय सिंह भी थे उसमें। तो कठोली की लड़ाई 1573 में हुई थी, ठीक है। इब्राहिम हुसैन मिर्जा का पीछा करते हुए शाही सेना राय सिंह के नेतृत्व में कठोली नामक स्थान पर उसको घेर लिया और जहाँ से वह पराजित होकर पंजाब की तरफ भाग गया।
इसके अलावा देखो जोधपुर के राव चंद्रसेन पे भी इन्होंने चढ़ाई की थी। तो कब चढ़ाई की थी, कब सेना भेजी गई थी, 1574 में गए थे। कब गए थे, 1574 के अंदर ये गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, देवड़ा सुल्तान जो कि सिरोही के जो शासक थे उनका भी इन्होंने दमन किया था। कब दमन किया था, 1576 के अंदर। आपको याद रखना कब किया था, 1576 में, ठीक है। 1576 में जालोर के ताजका और सिरोही के देवड़ा सुल्तान के विद्रोह का दमन करने हेतु राय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई थी। ताजका और सुल्तान ने और राय सिंह के समक्ष उपस्थित होकर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो भरतपुर का जो था मॉरिसन था। कौन था, मॉरिसन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 10th की बुक में आपको निक्सन नाम भी मिलता है, तो निक्सन भी आपका सही है। अब देखो सारे पीए की मैं बात कर ले तो कोटा के जो पीए थे मेजर बर्टन थे, जोधपुर के मॉकमोसन थे, भरतपुर के मॉरिसन आपको बता दिया, जयपुर के ईडन थे, उदयपुर के आपके शावर्स थे, सिरोही के जेडी हॉल थे। कौन थे भाई, सिरोही के जेडी हॉल थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में जो रियासत के शासक थे ना, उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह और धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह हो जाएंगे, अलवर रियासत के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो थे आपके उदय सिंह। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो ब्राउन जलप्रपात जो आपका स्थित है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन जलप्रपात का आपका न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है तो कितनी है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 19%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का सवाल है, ये भी आपका करंट का। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है, तो इसका जो नाम है वो समुद्रयान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो कौन सा है ये आपका, तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की है, तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयपुर के अंदर। कहाँ, जयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो आखिरी क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जान भी लेते हैं। मांड प्राचीन नाम था, तो मांड जो प्राचीन नाम था किसका प्राचीन नाम था आपको बताना है। देखो मांड जो प्राचीन नाम था ना वो आपका था किसका, जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर का आपका प्राचीन नाम था। इसे वल भी कहा जाता है, इसे दुग्गल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दुग्गल के नाम से भी जाना जाता है। देखो जैसलमेर के जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसलमेर शहर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा किया गया था। ठीक है, और जैसलमेर किले की जो नींव डाली गई थी बिल्कुल मैं आपको दिनांक सहित बता देता हूँ, 12 जुलाई 1155 को डाली गई। कब डाली गई, 12 जुलाई 1155 को डाली गई। ठीक है, जैसलमेर का जो किला बना हुआ त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, त्रिकुट पहाड़ी पे, इसीलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर के उपनाम के बारे में बता देता हूँ। देखो पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, जरोखों की नगरी भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। ठीक है, पंखों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, पंखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गलियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखो थोड़ा सा सामान्य परिचय आपको बता देता हूँ मैं। देखो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है ना वो 38,401 है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, तो 38,401 में। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला वो जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर में 3 तहसील है आपकी। कितनी तहसील है, 3 तहसील है, 4 उप तहसील है। कितनी, 4 उप तहसील है। और जैसलमेर में जो उपखंड है ना वो 3 उपखंड है। कितने उपखंड है, 3 आपके उपखंड है।
इसके अलावा देखो जैसलमेर जिले के विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूँ तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो आपका जैसलमेर, दूसरा आपका पोखरण। कौन सा? एक तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, दूसरा आपका पोखरण हो जाएगा। इसके अलावा देखो जैसलमेर की मैं कुल जनसंख्या की बात कर लूँ तो 6,69,919 सॉरी कितना 919 6,69,919 इसकी जनसंख्या। इसके लिंगानुपात की मैं बात कर लूँ तो इसका जो लिंगानुपात है वो कितना तो 852 है, ठीक है। और इसके जनसंख्या घनत्व की बात कर लूँ तो 17 है, सबसे न्यूनतम पूरे राजस्थान में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वो जैसलमेर का। साक्षरता दर की बात कर लूँ तो 57.2% है, जबकि पुरुष साक्षरता की बात करता हूँ तो 72% है, और महिला साक्षरता दर की बात करता हूँ तो 39.7% है। कितना? 39.7। इसके अलावा देखो जैसलमेर के प्रमुख मेले, एक तो वैशाखी मेला लगता है, एक पर्यटक मरु मेला लगता है, तेमड़ी राय का मेला लगता है, इसके अलावा रामदेवरा का मेला लगता है, एक तो चुंगी तीर्थ, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते। चुंगी तीर्थ कहाँ पड़ता है? तो आपके जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। चुंगी तीर्थ का जो मेला लगता है वो बीलों की ढाणी जैसलमेर में लगता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखो या कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो रामदेवरा का मंदिर भी बना हुआ है, का अमर सागर जैन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में अमर सागर तालाब के किनारे 1871 ईस्वी में बना अमर सागर जैन मंदिर एक भव्य जैन मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो महाराजा बेरीसाल ने 1437 ईस्वी में करवाया था। जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी के दीवान मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो कि जैसलमेर के बारे में मैंने आपको दे दी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, यही विराम देना चाहेंगे, और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो साथियों आप सभी का धन्यवाद।